आज हम बीए 6 सेमेस्टर के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी, अमेरिका क्रांति पे पढ़ा है और नेपोलियन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो नेपोलियन का क्या योगदान था फ्रांसीसी क्रांति में, किस तरह से वो एंटर हुआ और प्रथम काउंसलर बना और फ्रांस की क्रांति को किस तरह से उसने अपने अंडर में किया और आगे उसके क्या कार्य हैं ये हम देखेंगे। नेपोलियन के सुधार पढ़ेंगे आज, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से 1795 में कन्वेंशन के समय वो डायरेक्टरी द्वारा उसने नेतृत्व दिया और नेशनल कन्वेंशन की रक्षा की इस तरह से, और किस प्रकार से उसने संविधान बनाने में हेल्प की। 1799 में डायरेक्टरी रूल का अंत किया, फ्रांस का प्रथम काउंसलर भी बना और फिर बाद में उसने इटली का अभियान किया था और इटली के अभियान में उसने सैनिक और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाई थी। ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी इसके बीच में जो है युद्ध का अभियान चलाया, फिर छोटे राज्यों को समाप्त कर बड़ी बड़ी इकाइयों के रूप में, बड़ी यूनिट्स के रूप में उसको चेंज किया और इस तरह से कई राष्ट्रों में आंदोलन भी चला, नेशनल मूवमेंट चला, जिसमें जैसे हम इटली का नेशनल मूवमेंट रिसॉर्जिमेंटो के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से नेपोलियन ने फ्रांस में भी अनेक सुधार व्यवस्था प्रदान की, कई जो है योजनाएं चलाईं। फिर 1804 में जब वो इटली अभियान दूसरी बार हुआ उसका, फिर बाद में जब लौटा तो 1804 में उसे फ्रांस का शासक घोषित कर दिया गया। परंतु मित्र राष्ट्र जो थे वो आपस में बहुत, जैसे रूस है, ब्रिटेन है और ऑस्ट्रिया है, इटली है, ये सब उससे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि ये युद्ध करके उनको सबको अपने अंडर में करना चाहता था और फ्रांस की तरह ही जो है उन्हें छोटी इकाइयों, एक बड़ी इकाई के रूप में उन्हें परिवर्तित करना चाहता था। और इंग्लैंड में महाद्वीपीय योजना चलाई उसने, एक पॉलिसी जिसके के कारण आर्थिक नीति के द्वारा इंग्लैंड को उसने तोड़ दिया था। तो कई राष्ट्र उससे जो है बहुत परेशान हो गए थे। फिर वो उन सभी लोगों ने मिलकर के एक मित्र राष्ट्रों ने अपना एक दल बनाया और फिर उसे वाटरलू के युद्ध में उसे हरा दिया और सेंट हेलेना के द्वीप में उसे बंद कर दिया और 1821 में फिर उसकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन नेपोलियन के जो सुधार हैं वो इतिहास में बहुत जाने जाते हैं। इम्प्रूवमेंट बाय द नेपोलियन, उसे हम थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे कि 1799 में नेपोलियन की सत्ता अपने हाथों में लेकर फ्रांस को एक स्थायित्व प्रदान किया और विभिन्न क्षेत्रों में उसने सुधार किए। दीज आर द फॉलोइंग। फॉर बिल्डअप द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रथम काउंसलर बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण किया। दूसरा, उसने प्रशासकीय सुधार भी किए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारा उसने इम्प्रूवमेंट किया, उसने केंद्रीकरण किया, सेंट्रलाइज उसने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रखा, डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट के स्थानीय सरकारों को उसने समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर उसने प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट को अपॉइंट किया, और जिससे कि जो प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट्स रहते थे वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के बाद में सारा जो कंट्रोल होता था वो काउंसलर का होता था, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहें तो सारा उसने केंद्रीकरण शक्ति को जो है प्रमुख रखा था, मतलब स्वयं उसी ने अपने हाथों में सत्ता रखी थी। आर्थिक सुधार में आगे देखेंगे। आर्थिक सुधार, कर प्रणाली को सुचारू रूप बनाया, जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको सिस्टमेटिक उसने बनाया, घूसखोरी, सट्टेबाजी, ठेकेदारी आदि पर रोक लगा दी, मितव्ययिता पर बल दिया, मतलब कम खर्चा करो। फ्रांस की जनता पर अप्रत्यक्ष कर लगाए, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की और ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को पुष्ट बनाया, जिसके अंतर्गत सड़कें और नहरें बनवाई। उसने एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत इम्प्रूवमेंट किया, जैसे पेरिस में यूनिवर्सिटी की स्थापना की, इसमें लैटिन, फ्रेंच, विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाती थी। शोध कार्यों के लिए भी उसने लोगों को बहुत इंस्पायर किया और इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस की भी स्थापना की। परंतु विमेन एजुकेशन के लिए उसने कोई अलग से कदम नहीं उठाया। कम टू द नेक्स्ट पेज। रिलीजियस इम्प्रूवमेंट, उसने चर्च की संपत्ति का नेशनलाइज कर दिया, पूरी राष्ट्रीयकरण कर दिया। पादरियों को राज्य की वफादारी का ओथ लेने के लिए कहा, शपथ लेने के लिए कहा, और पोप इससे नाराज हो गए थे और 1801 में पोप से उसने फिर वापस से एक समझौता किया जिसको कि कॉन्कोरैट कहा जाता है,
और उस कॉन्क्रेट के अंतर्गत निम्न प्रावधान थे, जैसे कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया, बिशप की नियुक्ति की, प्रथम काउंसलर के द्वारा गिरफ्तार पादरी जितने भी थे उनको छोड़ दिया गया। फिर इस तरह से नेपोलियन के बहुत सारे सुधार थे जिसको कि हम कानून संहिता या नेपोलियन कोड कहते हैं। ये नेपोलियन कोड जो है, नेपोलियन ने विधि संहिता का निर्माण किया था, जिससे कि इसको नेपोलियन कोड कहा जाता है। अब वियना कांग्रेस पर आएंगे कि वियना कांग्रेस क्या था। तो यूरोपीय राजदूतों का वियना में एक सम्मेलन हुआ था। वियना एक जगह का नाम था और वहाँ पर जो है एक सम्मेलन किया गया था राजदूतों का। यह सम्मेलन 1814 से जून 1815 में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का एक नेता था, नया उभरता हुआ, जिसे मैटरनिक कहा जाता है, उसने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो फ्रांसीसी युद्ध, नेपोलियन के युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य जैसे विषयों पर बातचीत करना। मतलब कि फ्रांसीसी युद्ध का समाप्त, मतलब जो अराजकता उत्पन्न हुई थी उसको कैसे शांत किया जाए, इसके ऊपर बैठक थी। और नेपोलियन के युद्ध के द्वारा पूरा जो यूरोप का एक मैप या मानचित्र जो बिगड़ा हुआ था, कहीं उसने ओवरटेक किया था, कहीं कम किया था, तो उसको वापस से पहले की स्थिति में लेकर के आना और पवित्र रोमन साम्राज्य जैसे विषयों पर बातचीत करना, ये विशेष मुद्दे या विषय थे। नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में पराजय के बाद सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था। ये तो हमने देखा ही था, अभी डिस्कस किया ही था। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी और यहाँ एकत्रित हुए राजदूतों का उद्देश्य था कि नेपोलियन ने यूरोप के जो मानचित्र को उलट पुलट कर दिया था उसको पुनर्व्यवस्थित करना, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने नेपोलियन के विरुद्ध मोर्चा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसकी पहल पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो कांग्रेस बुलाई गई थी उसी को वियना कांग्रेस कहा जाता है। 4 प्रमुख नेताओं ने इस वियना कांग्रेस में भाग लिया था। नंबर 1 ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक, नंबर 2 रूस का जार अलेक्जेंडर, नंबर 3 इंग्लैंड का विदेश मंत्री लॉर्ड कैसलर और फ्रांस का विदेश मंत्री टैलेरा। कम टू द नेक्स्ट पेज, प्रिंसिपल्स ऑफ द वियना। इसका वियना कांग्रेस का सिद्धांत, उद्देश्यों की प्राप्ति, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, बैलेंस ऑफ द पावर। यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए शक्ति संतुलन का प्रयास किया गया, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा युद्ध करने के बाद में एकदम अराजकता उत्पन्न कर दी थी। तो वियना कांग्रेस का जो सिद्धांत सबसे पहले यही था कि बैलेंस ऑफ द पावर, पूरा शक्ति संतुलन बनाए रखना। जैसे फ्रांस के निकटवर्ती जो राज्य थे पास के, तो उनको बहुत सारा क्षेत्र देकर के शक्तिशाली बना दिया गया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने युद्ध करके उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया था और बहुत सारे उनकी शक्ति छीन ली थी। तो वापस से उसको उन राज्यों को बहुत सारे क्षेत्र दे करके उनको शक्तिशाली बना दिया गया, ताकि भविष्य में वो सैन्य शक्ति से फ्रांस को सप्रेस कर सके, दबा सके। नंबर 2 वैधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द वैलिडिटी। पुराने राजवंशों का उद्धार करके क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था कि सारी राजवंशियता और देवी सिद्धांत समाप्त कर दिए थे। जैसे फ्रांस में जो बुर्बो वंश का शासन था तो उनको भी कुचल दिया था और अपनी तानाशाही व्याप्त कर दी थी। तो वैधता के सिद्धांत में जो है, क्योंकि ये वेद ही था कि पुराने राजवंश जैसे बुर्बो वंश था तो उसको वापस से बरकरार कर दिया, मतलब वापस से मेंटेन कर दिया। तो इस प्रकार राजवंशों का पुराने उनका उद्धार करके उनके राज्य वापस से सौंप देने की बात कही गई और इसके अंतर्गत फ्रांस में बुर्बो वंश को पुनर्स्थापित किया गया। नंबर 3 पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। इसके अंतर्गत उन राज्यों को मुआवजा और पुरस्कार दिया गया जिन्होंने नेपोलियन के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की सहायता की थी, और साथ ही जिन देशों ने नेपोलियन का साथ दिया था उनको पनिशमेंट देने का की नीति या पॉलिसी बनाई गई। जैसे सैक्सनी एक द्वीप था, राज्य था इटली का, उसके राज्य के शासकों को हटा दिया गया क्योंकि उसने नेपोलियन का साथ दिया था। अब फंक्शंस ऑफ वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस का कार्य, नंबर 1 इंग्लैंड के औपनिवेशिक साम्राज्य में वृद्धि की गई, मतलब उसका जो औपनिवेशिक जो राज्य था, साम्राज्य था, एम्पायर था, उसमें ग्रोथ की गई। उसको जैसे माल्टा, एलिगोलैंड आदि जो है कॉन्टिनेंट मिले और फ्रांस को टोबैगो, मॉरिशस, सेंट लूसिया के द्वीप मिले और स्पेन से ट्रिनिडाड क्षेत्रों की प्राप्ति हुई। नंबर 2 फ्रांस की सीमाएं वापस से वही निश्चित कर दी गई जो क्रांति के पूर्व थी। क्रांति
काल के बाद सभी क्षेत्र फ्रांस से छीन लिए गए, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारे क्षेत्र जो है लोगों के मतलब आसपास के राज्यों के छीन लिए थे। तो क्रांति के बाद नेपोलियन उसके बाद में जो है वापस से फ्रांस से वो वाले क्षेत्र छीन लिए गए जिनको कि फ्रांस ने ओवरटेक किया था, और युद्ध हार जाने में उसे 70 करोड़ फ्रैंक की राशि की डिमांड की गई। किससे? फ्रांस से। फ्रांस के सिंहासन पर पुनः बुर्बो वंश के राजा लुई 18 को बैठा दिया गया। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंसिपल वियना कांग्रेस। इस तरह से जर्मनी में नेपोलियन से पूर्व पवित्र रोमन साम्राज्य मतलब पहले से ही एग्जिस्टेंस में था, परंतु नेपोलियन ने उसे समाप्त करके राइन संघ कर दिया था, उसका गठन कर दिया गया था। तो वहाँ से क्या है, नेशनलिज्म का एक्सपांशन हुआ, राष्ट्रवाद का। कहाँ से? राइन संघ से, ठीक है ना। और राइन संघ कहाँ था? जर्मनी में। पवित्र जो अपन जिसको कि रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर कहते हैं, होली रोमन एम्पायर, तो उसको उसने नेपोलियन ने क्या किया था, राइन ऑर्गेनाइजेशन या फेडरल में जो है परिवर्तित कर दिया था, और वहाँ ही से जो है हम देखते हैं कि नेशनलिज्म का एक्सपांशन हुआ। और वियना कांग्रेस ने वापस से क्या करा, इसी राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकने की कोशिश की। नेक्स्ट, नंबर 5, ऑस्ट्रिया को इटली में वेनेसिया तथा लोम्बार्डी के प्रदेश दिए गए। इस प्रकार ऑस्ट्रिया ने जो अपनी उसकी खोई हुई शक्ति थी उसको वापस से पुनर्स्थापित किया। इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। दास प्रथा का विरोध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जिसे कि यूरोपीय व्यवस्था या कंसर्ट ऑफ यूरोप कहा जाता है। इसके ऊपर छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं कंसर्ट ऑफ यूरोप पर, तो वो ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संविधान का निर्माण किया गया। इसके द्वारा नदियों में जहाज़ों का आवागमन, समुद्र का उपयोग तथा राष्ट्रों के बीच जो व्यवहार होता था उन विषयों को बताया गया। इस तरह से नेपोलियन के सुधार जाने जाते हैं, और वियना कांग्रेस के उद्देश्य और वियना कांग्रेस के प्रमुख ये कार्य थे। इसके बाद में मेटरनिक युग की शुरुआत होती है, और थर्ड यूनिट जो है मेटरनिक और चांसलर जो कैसलर के बाद में ये समाप्त हो जाएगी। कोई यदि डिफ़िकल्टीज़ हो तो मुझे फ़ोन लगा के आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।